व्लादिमीर पुतिन का 25 साल का निरंकुश शासन एक ही हफ्ते में चकनाचूर हो गया। कुछ ही दिनों में क्रेमलिन के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को कुचल दिया गया। अब हमारी आंखों के सामने एक साम्राज्य ढह रहा है। रूस, जो कभी ऊर्जा क्षेत्र में एक खतरनाक दिग्गज था, अब ईंधन के लिए चीन से भीख मांग रहा है। कभी एक महाशक्ति सेना का कमांडर रहा रूस, अब अपनी सेनाएं भरने के लिए क्यूबा और कोलंबिया से सैनिक आयात करता है। उसके सबसे भरोसेमंद अरब सहयोगियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। सबसे बुरी बात यह रही कि पुतिन को खुद कैमरों के सामने अपने एक छोटे से पड़ोसी से औपचारिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। व्लादिमीर पुतिन को, अजरबैजान के नेता को, जिसे कभी रूस का पिछवाड़ा माना जाता था और जहां वह जो चाहे कर सकता था, बुलाकर पूरी दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। यह क्षण इतिहास में एक फुटनोट के रूप में दर्ज हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। यह तो उस हिमखंड का सबसे छोटा और प्रतीकात्मक हिस्सा मात्र है जो दिखाई दे रहा है। यह किसी एक बुरे दिन या किसी दुर्भाग्यपूर्ण फोन कॉल की कहानी नहीं है। यह रूस के एक महाशक्ति होने की परिकथा का अंत है। ये चारों घटनाएं जब एक साथ ली जाती हैं तो कोई विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्थागत दिवालियापन का प्रमाण है। ये चार श्रृंखलाबद्ध पतन की कड़ियां रूस की सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और व्यक्तिगत शक्ति के लुप्त होने की कहानी बयां करती हैं। तो फिर वर्षों तक अपनी अजेयता का दावा करने वाली इस सत्ता ने इतने कम समय में इतना अपमानजनक अंत कैसे रच दिया, यह समझने के लिए कि यह संपूर्ण विनाश कैसे हुआ, हमें श्रृंखलाबद्ध पतन की इन प्रत्येक कड़ियों की खुले स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की जांच करने वाले किसी विशेषज्ञ की तरह बारीकी से जांच करनी होगी। पुतिन ने अपने हाथों से कैसे यह अराजकता फैलाई, इसका विवरण एक शर्मनाक खुफिया रिपोर्ट की तरह हमारे सामने है। इस व्यवस्थागत पतन की जड़ें 20 से भी ज्यादा सालों से जमा हो रहे भ्रष्टाचार और जवाबदेही में हैं। पतन हमेशा सबसे वफादार दोस्तों के विश्वासघात से शुरू होता है। सर्वनाश का पहला घुड़सवार कूटनीतिक मौत है। क्या आपने सुना है कि रूस अरब विश्व शिखर सम्मेलन का क्या हुआ, जिसकी घोषणा पुतिन ने महीनों पहले रूस की वैश्विक शक्ति के प्रमाण के रूप में बड़े जोर शोर से की थी? शायद नहीं, क्योंकि यह शिखर सम्मेलन क्रेमलिन की इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार में से एक बन गया और शर्मिंदगी के मारे चुपचाप रद्द कर दिया गया। यहां तक कि अपनी पश्चिम विरोधी रिपोर्टिंग के लिए मशहूर मॉस्को टाइम्स भी इस नाकामी को छिपा नहीं सका। क्रेमलिन में अखबार के सूत्रों के अनुसार आमंत्रित किए गए 22 अरब नेताओं में से केवल कुछ ही मॉस्को आने की जहमत उठा पाए। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जिन्हें रूस मध्य पूर्व में अपना प्रमुख सहयोगी मानता है, ने पुतिन को मिलने का समय तक देने से इनकार कर दिया। यह कोई स्थगन नहीं था, यह पुतिन के मुंह पर पटक दिया गया एक भारी स्टील का दरवाजा था। पुतिन, जिन्होंने कभी सीरिया में शासन को बचाया था, लीबिया में हुक्म चलाते थे और अपने महल में अफ्रीकी नेताओं की मेजबानी करते थे, अब मध्य पूर्व और वैश्विक दक्षिण में एक अवांछित व्यक्ति बन गए थे और अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुके थे। सत्ता का खालीपन बर्दाश्त नहीं किया जाता और यूक्रेन के दलदल में पुतिन की खोई हुई प्रतिष्ठा का एक एक कतरा तुरंत दूसरे ताकतों ने भर दिया। पुतिन का कूटनीतिक पतन सिर्फ दूर दराज के देशों तक सीमित नहीं था। अलगाव की इस कड़ी की सबसे दर्दनाक कड़ी रूस के अपने ही दरवाजे पर उन जमीनों पर घटी जिन्हें कभी रूस का पिछवाड़ा कहा जाता था। प्रतिष्ठित थिंक टैंक जर्मन मार्शल फंड द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में रूसी सेना की अक्षमता ने दक्षिण काकेशस में एक विशाल रणनीतिक शून्य पैदा कर दिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश, जो वर्षों से मॉस्को के आदेश मानते थे और क्रेमलिन के मध्यस्थता पर निर्भर थे, अब रूस को एक आधिपत्य या सुरक्षात्मक शक्ति के रूप में नहीं देखते। इसके विपरीत वे इसे कमजोर, अविश्वसनीय, अपनी समस्याओं में उलझा हुआ एक कागजी शेर मानते हैं। क्षेत्र में मॉस्को की शांति सेना के अप्रभावी पर्यवेक्षकों में तब्दील होने से शक्ति का यह क्षरण और भी स्पष्ट हो गया है। अब न तो बाकू और न ही येरेवन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्रेमलिन का दरवाजा खटखटाते हैं। पुतिन एक अलग थलग नेता बन गए हैं जो अपने पड़ोसियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने वैश्विक सहयोगियों की तो बात ही छोड़िए, और जो अपने प्रभाव क्षेत्र में भी अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। कूटनीतिक शक्ति का ह्रास अनिवार्य रूप से सैन्य और आर्थिक पतन के साथ साथ होता है। कभी प्रचार फिल्मों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के रूप में प्रचारित रूसी सैन्य तंत्र अब गरीबी और प्रतिबंधों से जूझ रहे क्यूबा से सैनिकों की भीख मांगने को मजबूर है, क्योंकि उसे मोर्चे पर भेजने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। स्पेन के प्रतिष्ठित अखबार
एल पेस द्वारा उजागर किए गए एक घोटाले के अनुसार और जल्द ही यूक्रेनी सैन्य खुफिया दस्तावेजों द्वारा इसकी पुष्टि की गई, रूस लगभग 20,000 युवा क्यूबा वासियों को उच्च वेतन और रूसी नागरिकता के झूठे वादों के साथ यूक्रेन में कत्लेआम के लिए फुसला रहा है। स्मॉल वॉर की पत्रिका में किए गए विश्लेषणों से साफ पता चलता है कि यह प्रक्रिया धोखाधड़ी पर आधारित है। गरीबी से भाग रहे इन लोगों को ऊंची तनख्वाह और रूसी नागरिकता का लालच देकर अग्रिम पंक्ति में लाया जा रहा है, जो अराजकता और व्यवस्थागत भ्रष्टाचार का संकेत है। रूसी सेना के भीतर नैतिक और सैन्य सड़न साफ दिखाई दे रही है। हालांकि यह कोई साधारण भाड़े का समझौता नहीं है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि एक महाशक्ति सैन्य और जनसांख्यिकीय रूप से विफल हो गई है, अपने मानव संसाधनों को समाप्त कर चुकी है और अग्रिम मोर्चे पर खालीपन को भरने के लिए सबसे हताशाजनक तरीकों का सहारा ले रही है। यह भी दर्शाता है कि लामबंदी प्रणाली कितनी ध्वस्त हो चुकी है। लाखों की सेना द्वारा अग्रिम मोर्चे पर हुए नुकसान को ऐसे शर्मनाक तरीकों से छुपाने की कोशिश करना दिखाता है कि पुतिन की सैन्य शक्ति खत्म हो चुकी है। क्रेमलिन अब अपनी ही सीमाओं के बाहर भीख मांगकर युद्ध क्षेत्र में हुए नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह हकीकत इस शासन की कमजोरी को उजागर करती है। यह सैन्य विफलता इस बात की भी स्वीकारोक्ति है कि रूस ने खुद को एक असुरक्षित स्थिति में डाल दिया है। अगर कोई राज्य अपने नागरिकों को युद्ध के लिए राजी नहीं कर पाता और किसी गरीब द्वीप के युवाओं को अग्रिम मोर्चे पर मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो जाता है, तो वह राज्य सैन्य रूप से खत्म हो जाता है। यह कोई रणनीतिक कदम नहीं बल्कि रणनीतिक हताशा है, और इस सैन्य दिवालियापन के बाद सर्वनाश का तीसरा और सबसे विडंबनापूर्ण घुड़सवार आर्थिक पतन आता है। यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। रूस, जो वर्षों से ऊर्जा को हथियार बनाकर यूरोप के प्राकृतिक गैस और तेल के वाल्व बंद करने की धमकी देता रहा है, अब एशिया से भीख मांग रहा है, क्योंकि उसे अपनी सेना और लोगों के लिए पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। उपग्रह चित्रों और वाणिज्यिक डेटा विश्लेषण पर आधारित कीव इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में यूक्रेन के लगातार कामकाज ड्रोन हमलों ने रूस की लगभग 40% तेल शोधन क्षमता को नष्ट कर दिया है। यह एक तकनीकी सीमा है। यूक्रेन की सस्ती तकनीक ने रूस के विशाल और बोझिल ऊर्जा ढांचे को तहस नहस कर दिया है। नतीजा पूरी तरह अराजकता है। इस स्थिति ने रूस में खुद को ही नुकसान पहुंचाने का एक चक्र शुरू कर दिया है। आर्थिक पतन पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारों के रूप में सामने आया और खेतों में असहाय किसानों में नागरिक दहशत पैदा कर दी। निर्यात प्रतिबंधों, घबराहट में खरीदारी और बढ़ती कीमतों ने इस संकट को एक प्रबंधन आपदा में बदल दिया। यूक्रेन के स्मार्ट इनोवेशन ने रूस की आर्थिक रीढ़ को रोक दिया है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात टैंक ईंधन नहीं भर पा रहे थे, वहीं रूस के भीतर ही पेट्रोल पंपों पर किलोमीटरों लंबी कतारें लग गईं। और क्रेमलिन ने इसका समाधान क्या किया? अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश में उसने चुपके से चीन और सिंगापुर जैसे देशों से हर महीने 1.50 टन पेट्रोल आयात करने के आपातकालीन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। रियाजान, सेंट पीटर्सबर्ग, स्मोलेंस्क, सिरजान और वोल्गोग्राद में विशाल रिफाइनरियों के विनाश ने रूस को प्रति माह 1,50,000 टन गैसोलीन आयात करने की योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। एक औद्योगिक देश के लिए यह एक शर्मनाक लाचारी है। पूर्व ऊर्जा बाहुबली अब ईंधन आयातक बन गया है। यह आर्थिक पतन की सबसे ठोस और निर्विवाद तस्वीर है। मुद्दा अब सिर्फ रूबल के मूल्य का नहीं है। मुद्दा यह है कि युद्ध मशीन को ऊर्जा देने वाला जीवनदायी रक्त यानी तेल उसकी नसों से सूख चुका है। एक ऐसा देश जो कभी पूरे यूरोप को ऊर्जा के मामले में खतरा था, अब अपनी जनता की कारों में ईंधन भरने के लिए चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर से पेट्रोल आयात करने को मजबूर है। इस तरह रूस का तेल साम्राज्य खुद ही बर्बाद हो गया, कूटनीतिक विश्वासघात, सैन्य दिवालियापन और आर्थिक पतन का शिकार हो गया। इन 3 घुड़सवारों ने चौथे और सबसे घातक व्यक्तिगत अपमान का मार्ग प्रशस्त किया। और हम उस पल पर लौटते हैं जब यह सब शुरू हुआ था, जब पतन के ये सभी लक्षण एक ही पल में स्पष्ट हो गए थे। व्लादिमीर पुतिन की माफी। अनादोलू एजेंसी और कोकेशियन मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो सीधे क्रेमलिन प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है, पुतिन ने रूसी शांति सैनिकों द्वारा गलती से मार गिराए गए अजरबैजानी विमान के लिए अपने समकक्ष इल्हाम अलियेव से फोन पर औपचारिक रूप से माफी मांगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सामान्य कूटनीतिक इशारा नहीं है।
ये उस मजबूत नेता की छवि है जो कभी पीछे नहीं हटता, कभी गलतियां नहीं मानता, कभी माफी नहीं मांगता, जिसे पुतिन ने पिछले चौथाई सदी में बड़ी मेहनत से बनाया है और जो उनके अपने ही शब्दों से चकनाचूर हो गई है। पुतिन का पूरा राजनीतिक जीवन सोवियत संघ के पतन से उपजे राष्ट्रीय अपमान की भावना को दूर करने के वादे पर टिका था। वे ऐसे नेता थे जिन्होंने रूस को फिर से बातचीत की मेज पर लाया और पश्चिम के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन उस फोन कॉल में वह खुद झुक गए। यह डर कि रूस की पारंपरिक प्रभुत्व वाली भूमिका अब तुर्की, ईरान और यहाँ तक कि पश्चिम भी निभा सकता है, इस वास्तविकता को उजागर करता है कि मॉस्को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक कूटनीतिक विफलता नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति का एक पूर्ण रूप से नया रूप है। रूस अब अपने आसपास के सभी देशों के लिए एक विश्वसनीय साझेदार नहीं रहा, बल्कि एक बाधा से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। पूर्व सोवियत उपग्रह देश मॉस्को की छाया से मुक्त होने के इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। माफी मांगने का यह क्षण अपने आप में भी चौंकाने वाला है, लेकिन जब इसे बाकी 3 घुड़सवारों के साथ जोड़ा जाता है तो यह विनाश के असली पैमाने को उजागर करता है। अरब नेता उसे कोढ़ी की तरह छोड़ रहे हैं, क्यूबा से सैनिकों की भीख मांग रहे हैं, चीन से ईंधन की भीख मांग रहे हैं। अरब शिखर सम्मेलन के रद्द होने से यूक्रेन में युद्ध के बावजूद मध्य पूर्व में अपनी सत्ता बनाए रखने की क्रेमलिन की कोशिशें धराशायी हो गई हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के ह्रास का ठोस प्रमाण है। इससे पता चलता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में बनाया गया रूस का वैकल्पिक आर्थिक समर्थन नेटवर्क वास्तव में कितना कमजोर है। अगर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे प्रमुख अरब देश रूस से दूरी बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्रेमलिन को अब एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि एक डूबते जहाज के रूप में देखा जा रहा है। इन देशों ने देखा कि रूस के संसाधन समाप्त हो चुके हैं और वह अब उन्हें स्थिरता नहीं दे सकता। जैसे जैसे मॉस्को के संसाधन कम होते जा रहे हैं, उसके सहयोगी उससे मुंह मोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। इससे पता चलता है कि सत्ता की कूटनीति कागजों पर कैसे खत्म हो गई है। ये सभी घटनाएं उस गहरी कमजोरी और लाचारी के प्रदर्शन के अलग अलग पहलू हैं जो माफी मांगने के उस पल में चरम पर पहुंच गई थी। पुतिन अब एक ऐसे नेता हैं जो न तो अपने दोस्तों को नियंत्रित कर सकते हैं और न ही अपने दुश्मनों को, जिनका करिश्मा और निवारक क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जैसा कि कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जैसे प्रतिष्ठित थिंक टैंकों ने कहा है, पुतिन की एक मर्दाना जूडो का अभ्यास करने वाले घोड़े पर सवार नेता की छवि, जिसे उन्होंने वर्षों तक अपने प्रचार तंत्र से चमकाया है, अब एक पुराने खोखले मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है जो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। शक्ति धारणा है। और उस फोन कॉल ने पुतिन की अजेयता की धारणा को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया है। यह व्यक्तिगत अपमान न केवल एक नेता की, बल्कि उस महान शक्ति रूस सिद्धांत की भी मृत्यु है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फिर ये सब एक साथ क्यों हुआ? क्या ये चारों घटनाएं स्वतंत्र संकट थीं? बिल्कुल नहीं। ये चारों घटनाएं एक ही कैंसर के 4 अलग अलग लक्षण हैं, और उस कैंसर का नाम है पुतिन का सिद्धांत, जिसे महाशक्ति की पुनर्स्थापना कहा जाता है, जो वास्तविकता से कोसों दूर है और अहंकार से पोषित है। यह व्यवस्थागत पतन है। समीकरण सरल है। सैन्य शक्ति के बिना यूक्रेन में हार झेलते हुए आपका कोई कूटनीतिक प्रभाव नहीं है, आपकी बातों का कोई वजन नहीं है, आपके सहयोगी आपको छोड़ देते हैं। आर्थिक शक्ति के बिना, प्रतिबंधों के चलते आपके उद्योग के ध्वस्त होने के साथ आप उस सैन्य शक्ति को बनाए नहीं रख सकते, आप मोर्चे पर सैनिक या ईंधन नहीं भेज सकते। और इन सभी असफलताओं के बोझ तले जब किसी नेता का व्यक्तिगत करिश्मा, अजेयता का वह आभामंडल ढह जाता है, तो पूरा ढांचा हल्की हवा के झोंके में गत्ते के घर की तरह ढह जाता है। यूक्रेन में सैन्य विफलता ने आर्थिक पतन को जन्म दिया। इन दोनों के संयोजन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की अपील और प्रतिष्ठा को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया, और इन सभी विफलताओं के कुल भार ने अंततः पुतिन की व्यक्तिगत छवि और करिश्मे को कुचल दिया। यह एक अजेय डोमिनो प्रभाव है और आखिरी टाइल गिरने ही वाली है। रूस और पुतिन के सामने जो स्थिति है, वह अब ऐसी समस्या नहीं रही जिसे केवल संकट प्रबंधन या रणनीति में बदलाव से सुलझाया जा सके। जैसा कि रिसर्च गेट जैसे अकादमिक मंचों पर प्रकाशित और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए विश्लेषण भी जोर देते हैं, रूस जिस स्थिति से गुजर रहा है वह किसी रणनीतिक विफलता से कहीं ज्यादा गहरी है। यह कोई अस्थायी बीमारी नहीं है जिसका इलाज हो सके। ये एक घातक यानी जानलेवा बीमारी है जो व्यवस्था के मूल में, उसके डीएनए में जड़ जमा चुकी है और व्यवस्थागत विफलता और व्यापक भ्रष्टाचार से पोषित है।
भ्रष्टाचार, अक्षमता और वास्तविकता से विमुखता जो वर्षों से सेना, राज्य और समाज को खाए जा रही है, यूक्रेन युद्ध के दबाव में छिपना असंभव हो गया है और इसने पूरी व्यवस्था को पतन के कगार पर ला खड़ा किया है। एक ऐसी व्यवस्था जहां आधुनिक कहे जाने वाले टैंकों को सिर्फ रंगा गया हो, जिन मिसाइलों का उत्पादन बताया जाता है वे असल में मौजूद ही न हों, और प्रशिक्षित कहे जाने वाले सैनिकों को बिना तैयारी के मोर्चे पर भेज दिया जाए, वह वास्तविक युद्ध में टिक नहीं सकती। और अब यह असंभवता हकीकत बनती जा रही है। इस रणनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है प्रियेश। इतिहास हमें दिखाता है कि जब सर्वनाश के 4 घुड़सवार एक साथ प्रकट होते हैं तो यह विनाश का अग्रदूत होता है। रूस के लिए वापसी का रास्ता अब लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, जिसे उसके सबसे करीबी राजनयिक सहयोगियों ने भी त्याग दिया है, जिसकी सेना थक चुकी है और अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ है, जिसकी अर्थव्यवस्था युद्ध के बोझ तले चरमरा गई है और जिसका नेता अपना सारा करिश्मा खो चुका है और अपनी ही परछाई से डरने लगा है। उसके आधुनिक विश्व में एक महाशक्ति के रूप में जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। पुतिन के पास अब जीतने या हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उनके विकल्प इस बात तक सीमित हैं कि वे कितनी जल्दी और कितनी खूनी तरीके से गिरेंगे। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेनी धरती पर जलता हर रूसी टैंक क्रेमलिन के ताबूत में एक और कील ठोक रहा है। यह पतन अब केवल सैन्य विश्लेषकों का सिद्धांत नहीं रह गया है, बल्कि एक ठोस हकीकत है जिसकी पुष्टि ज़मीनी स्तर के आंकड़ों, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों और सबसे महत्वपूर्ण क्रेमलिन की अपनी कार्रवाइयों से होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों में घटी ये 4 घटनाएं अंत की शुरुआत नहीं बल्कि अंत ही हैं, जो दुनिया के सामने एक साम्राज्य के अंत की घोषणा कर रही हैं। कूटनीतिक पतन, सैन्य दिवालियापन, आर्थिक पतन और व्यक्तिगत अपमान। सर्वनाश के 4 घुड़सवार अब सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं रह गए हैं, बल्कि वे मॉस्को के दरवाजों पर दस्तक दे रहे क्रेमलिन के गलियारों से सरपट दौड़ते हुए एक ठोस हकीकत हैं। डर और तेल के पैसों पर टिका व्लादिमीर पुतिन का चौथाई सदी पुराना साम्राज्य हमारी आंखों के सामने किसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती फिल्म की तरह लुप्त हो रहा है। अब से हम जो करेंगे वह विश्लेषण नहीं बल्कि शव परीक्षा होगी, और हम पीपीआर ग्लोबल में इस ऐतिहासिक पतन के हर पल, हर विवरण को दर्ज करने और आपको व्यापक तस्वीर का अर्थ समझाने के लिए मौजूद रहेंगे। सिंहासन खाली है, क्रेमलिन की दीवारें हिल रही हैं और सर्वनाश के 4 घुड़सवार अपना मिशन पूरा करने के लिए अधीर हैं। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।